गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास हिस्ट्री में हम भारत की आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस दौर में कई घटनाएं ऐसी घटेंगी और तेजी से घटेंगी जिनका संबंध या जो हमें आज़ादी की ओर ले जाती हैं। ठीक है, जिसमें से कल एक घटना हमने तैयार की थी और वो थी 1943 की बड़ी घटना। अच्छा, ऐसा करते हैं, समझने के दृष्टिकोण से थोड़ा आसान बना लेते हैं इस चीज़ को। और जब आसान बनाते हैं तो ईयर वाइज चलते हैं इसमें, क्योंकि बहुत प्रश्न घटनाओं के सीक्वेंस से आते हैं, है ना। सीक्वेंस का मतलब है कि क्रम से लगाना पड़ता है, और लगभग घटनाओं के बीच में अंतर बहुत कम है समय का। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज को हम समय के आधार पर समझें तो बेहतर होगा। ठीक है, तो शुरुआत कल हमने की थी 43 में सिंगापुर में, जहां पर सुभाष चंद्र बोस आईएनए की स्थापना करते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना, आईएनए का हेडक्वार्टर सिंगापुर में नहीं है, ये आपको म्यांमार या बर्मा में ही मिलेगा। ठीक। और आईएनए भारत में इम्फाल और कोहिमा तक पहुंचता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कैप्टन फूजीहारा की कहानी मैंने कल आपको सुना दी थी कि बहुत लोग हैं जो आईएनए के लिए जिम्मेदार हैं, जन्म के लिए। फूजीहारा हैं, कैप्टन मोहन सिंह हैं। क्योंकि कोई एक प्रयास तो हो नहीं रहा था, तो इसलिए एक नाम भी नहीं आ सकता इसमें, सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत से लोग हैं जिनका योगदान है इस आईएनए के निर्माण में। और इसी के साथ साथ आपको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के बारे में भी पढ़ना था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो रास बिहारी बोस ने बनाई थी, और बाद में वो सुभाष चंद्र बोस को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। इस नाते भारत में एक और सरकार, निर्वासित सरकार कहते हैं उसको हम, वो सुभाष ने बना दी थी बाहर सिंगापुर में। ठीक है, इसके बाद की स्थिति आपने देखा कि सुभाष जापान की मदद से भारत के कई हिस्सों पर नियंत्रण करते हैं और दिल्ली की ओर बढ़ने का नारा भी देते हैं, है ना। चलिए, तो सुभाष की कहानी कल हो गई थी, आज रिवीजन में भी तैयार कर लिया आपने सुभाष चंद्र बोस को। अब हम अगली स्टोरी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, और किसको तैयार करें, 1944 के ईयर को, है ना। और 1944 का ईयर अगर हमें तैयार करना है, तो जैसा मैंने एज आपके सामने टाइम भी लिखा है, ईयर वाइज हम इसे तैयार करेंगे, है ना। तो सबसे पहली घटना 45 में, एक एक करके हम देखेंगे। तीन घटनाओं पर हमें ध्यान देना है। अच्छा, 44 में ध्यान रखिएगा कि 43 में बनी और 44 में इन्होंने अंडमान और निकोबार पर कब्जा करके इसे शहीद और स्वराज नाम दे दिया था। तो एक घटना 44 की है, ना कि 43 की, है ना। 43 में गठन हुआ, लेकिन कब्जा 44 में होता है। इतना ही नहीं, 44 में एक घटना और घटेगी, और वो होगा राज गोपालाचारी फॉर्मूला। राजगोपालाचारी सूत्र। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि कब आए, 1944 में आए। और समय इसका लिखना चाहते हैं तो समय भी लिखेंगे, जुलाई में 1944 में ये होते हैं। ये फॉर्मूला जुलाई 44 में हमें मिलता है। संबंध किससे है, तो संबंध भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से है, भारत के बंटवारे से है, पाकिस्तान के जन्म से है। और जो गतिरोध लीग का हमारे साथ या पूरे देश के साथ मुस्लिम लीग जो गतिरोध पैदा कर रही है, बैरियर्स बना रही थी, उन बैरियर्स को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए गांधी के शिष्य ने जुलाई 1944 में ये फॉर्मूला दे दिया था।
नहीं, चालू किया, चलो देखते हैं अभी। अच्छा, तो 10 जुलाई 1944 को लिखिएगा इसको। तो 44 की पहली महत्वपूर्ण घटना आप लिख सकते हैं एक तरीके से। तो जुलाई 44 में आई, तो संबंध में हमने आपको बताया राजगोपालाचारी जो मद्रास के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री थे उस समय, जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दिया था, है ना। तो उन्होंने एक फॉर्मूला सुझाया और उस फॉर्मूले पर विचार करने के लिए गांधी ने जिन्ना को आमंत्रित भी किया। और यहीं जिन्ना को गांधी ने एक नाम दिया, कायद ए आजम। कायद ए आजम, महान नेता, इसका अर्थ होता है जिन्ना को गांधी ने थोड़ा सा पैम्पर करते हुए कायद ए आजम का टाइटल दिया। और इस तरह से गांधी कोशिश करते हैं कि जिन्ना मान जाएं। किस चीज पे मान जाएं, देखिए, लिखिए जरा। कि मुस्लिम लीग कांग्रेस का समर्थन करे आजादी मांगने में, और दूसरा जो महत्वपूर्ण था, ये तो लीग देगी, बदले में कांग्रेस क्या दे रही है लीग को। तो उन्होंने कहा कि जैसे विश्व खत्म होगा, तो विश्व खत्म होते ही हम एक कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन बंगाल वाले क्षेत्र में और आज के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में लोगों से बातचीत करके बहुमत के आधार पर यह निर्णय लेगा कि क्या वो भारत से अलग होना चाहते हैं, क्या वो स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और यदि ऐसा वो समर्थन करते हैं तो हम उसे नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देंगे। यानी सैद्धांतिक तौर पर राजगोपालाचारी साहब ने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। तो प्रश्न बनता है कि जिसने कांग्रेस का पहला बड़ा नेता जिसने देश के विभाजन को स्वीकार किया, देश के विभाजन को स्वीकार किया या पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया, तो दोनों ही स्थितियों में जवाब राजगोपालाचारी होगा। ठीक, तो राजगोपालाचारी फॉर्मूला जिन्ना को स्वीकार नहीं हुआ, यद्यपि उसमें पाकिस्तान का अस्तित्व मान लिया गया था, क्योंकि जिन्ना तुरंत इस स्थिति को चाहते थे। यानी वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चल रही परिस्थितियों का फायदा उठाने की सोच रहे हैं। युद्ध के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर उन्हें भी कोई भरोसा नहीं है। सो राजगोपालाचारी फॉर्मूला समय सबसे जरूरी है, क्योंकि सीक्वेंस बनेगा इससे समय के आधार पर। यह है क्या था, किसने दिया, और जिन्ना को गांधी के द्वारा एक टाइटल दे दिया जाए। इनफैक्ट गांधी जी ने अपने जीवन में अभी तक दो लोगों को टाइटल दिए थे। एक, वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा था। बारदोली आंदोलन जो हुआ था गुजरात में, सरदार पटेल के नेतृत्व में, आदिवासियों से संबंधित था यह आंदोलन। तो वहां पटेल को दो टाइटल दिए गए, रानी पराज रानी पराज, और दूसरा टाइटल दिया गया सरदार का। तो यह दो प्रश्न बनते हैं, पटेल को सरदार सबसे पहले किसने कहा। तो पटेल को सबसे पहले सरदार बारदोली की महिलाओं ने कहा। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब टाइटल की बात आएगी तो टाइटल फिर कौन देगा, गांधी जी देंगे। दोनों प्रश्नों को
गांधी ने। तो अंततः बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। खैर, तो 1945 की दो घटनाएं आपको महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार पर कब्जा और कोहिमा इम्फाल पर कब्जा 44 में होगा, 44 में, और इसके अलावा कोई विशेष घटना नहीं हुई है। अब आते हैं सीधा बेबल प्लान 1945 में। गर्मियों से शुरुआत हुई 45 की, ऐसा समझें, क्योंकि लगातार इस दिशा में, यानी जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का इम्पैक्ट तो खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के स्थान पर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो जब राजगोपालाचारी फॉर्मूला फेल हो गया, तो अब उसकी जगह भरने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल का एक प्लान आया, जो आपके सामने लिखा है, वेवेल प्लान। लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय हैं। इन्होंने प्लान दिया जिसको हम वेवेल प्लान कहते हैं। वेवेल प्लान, जैसे मैंने कहा, जून में आया, 21 जून की स्थिति है। वेवेल प्लान का जो मेन कंसर्न था वो भारत और पाकिस्तान का बंटवारे से संबंधित था। तो आप हेडिंग लिखेंगे, वेवेल प्लान का उद्देश्य क्या है? भारत में विद्यमान राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, पॉलिटिकल जो हिंड्रेंस है, उस पॉलिटिकल हिंड्रेंस को दूर रखना। कैसे? जैसे मैंने बताया कि लीग और कांग्रेस के बीच में एक कॉमन कंसेंट क्रिएट करना, जिससे कि ठीक है। दूसरा, भारत में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को आगे बढ़ाना, क्योंकि विश्व युद्ध में बात तय हो चुकी थी कि इंग्लैंड में बात बन चुकी थी कि भारत को आजादी तो देनी ही है। तो पूर्ण स्वराज के दिशा में गतिरोध को, जो गतिरोध था, उस गतिरोध को दूर करना था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित कर दिया गया। यहाँ पर लक्ष्य तो पहले से घोषित हो गया था, उस दिशा में आगे काम करना था बेबेल के माध्यम से। तो बेबेल प्लान के कुछ प्रपोजल्स थे, जिसमें मेन प्रपोजल्स था कि युद्ध के बाद भारत के लोग अपना संविधान खुद बनाएंगे। यानी आपको संविधान सभा जो उन्होंने प्रपोज की थी अगस्त प्रस्ताव में, लिन लिथगो ने दिए थे, तो उन अगस्त प्रपोजल में भी संविधान सभा दी गई, लेकिन हमने स्वीकार नहीं की। क्रिप्स मिशन में संविधान सभा दी गई, हमने स्वीकार नहीं की। और तीसरी, बेबेल प्लान में संविधान सभा दी गई, हमने फिर स्वीकार नहीं करेंगे हम उसे। लेकिन सब युद्ध के बाद दी जा रही थी। और क्या होगा? गवर्नर जनरल, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको बढ़ाया जाएगा, और उसमें सभी मेंबर भारतीय होंगे। सभी मेंबर्स भारतीय होंगे। केवल कमांडर इन चीफ और वायसराय के पद को छोड़कर, कमांडर इन चीफ और वायसराय के पद को छोड़कर सारे पद भारतीयों के पास होंगे। और भारत के लोगों के पास 3 अधिकार नहीं होंगे, बाकी सब वो खुद चलाएंगे। क्या क्या अधिकार नहीं है? विदेश है, रक्षा हो गई, क्योंकि कमांडर इन चीफ को अंग्रेज ही बनना था, तो रक्षा उसी के हाथ में थी, और संचार। इस तरह से 3 चीजें भारतीयों के प्रपोजल में रखी गई, भारतीयों के कंट्रोल में रखी गई। ठीक है। बेबल ने अपने प्रपोजल जून में दिए, गर्मी बहुत है, तो बेबल के इन प्रपोजल पर विचार करने के लिए गर्मियों में ही, जून में, सब लोग कहाँ जाएंगे? शिमला जाएंगे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर? शिमला सम्मेलन लिखना है। शिमला सम्मेलन होगा। तो पहला तो समय है, पूछेगा कि समय कब है। तो चूंकि आप अगर दोनों को जोड़ लें तो आपको आसानी होगी। आसानी क्यों? कि बेबेल प्लान पर विचार करने के लिए ही शिमला सम्मेलन हुआ है। बेबेल प्लान पर विचार करने के लिए ही शिमला सम्मेलन जून से जुलाई तक चला शिमला में। इसमें
21 नेता शामिल किए गए हैं। 21 लीडर्स आए हैं, जिसमें मौलाना आजाद हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, पटेल हैं, गफ्फार खान हैं, जिन्ना भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो दो प्रश्न बनते हैं, कांग्रेस को लीड किसने किया? जो अध्यक्ष होगा वही लीड करेगा। तो आप जानते हैं कि 45 में लीडर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? मौलाना साहब हैं। मैंने आपको शुरुआती क्लासेस में, बीच वाली क्लासेस में लिखाया था, जब हमने कांग्रेस के सम्मेलन तैयार किए थे। ठीक है, तो ये तय हो गया कि इस डेलीगेशन को लीड कौन कर रहा है कांग्रेस की ओर से? मौलाना आजाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्वेश्चन बनता है कि एक बड़ा नेता जो शिमला में तो है इस समय, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो महात्मा गांधी है वो नेता, जो हैं तो लेकिन लीड नहीं करते, यानी शामिल भी नहीं होते मीटिंग में, तो गांधी हैं। अब आप देख रहे हो कि कहीं भी पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है, और पाकिस्तान का उल्लेख नहीं है तो जिन्ना का जवाब क्या होगा? नो। मैंने कल भी बोला, 1940 के बाद जिन्ना को हर काम में नो कहना होगा, मजबूरी है उनकी। जैसे ही कोई प्रपोजल आएगा और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है, बोला नो। आप उन्हें कोई प्रपोजल देंगे तो पूछेंगे क्या इसमें पाकिस्तान शब्द है? बोला नहीं है, हटा दो, मेरे किसी काम का नहीं। तो मिस्टर नो ने नो फिर से कर दिया, बेवल प्लान। और जिन्ना जब तैयार नहीं हुए तो फिर सारे प्रपोजल्स रखे रह गए। इस तरह से शिमला सम्मेलन भी असफल हो गया, जिन्ना की हठधर्मिता के कारण। क्योंकि सबका कहना यह था कि भारत को पहले आजादी मिले, फिर किसके बारे में सोचेंगे, आपके अस्तित्व का क्या होगा तब देखेंगे। और जिन्ना चाहते हैं कि अभी सब कुछ तय हो जाए, क्योंकि अभी मामला गर्म है, तो हो सकता है कि दबाव में सब काम बन जाए। लेकिन सबका कंसर्न अभी भारत का बंटवारा नहीं है, बल्कि क्या है, किसी तरीके से आज़ादी प्राप्त की जाए। अंग्रेज भी यही चाहते हैं कि भारत को आज़ादी दी जाए, तो अब सिस्टमेटिक तरीके से चीजें डिलीवर कर दी जाएं। लेकिन जिन्ना नहीं माने। ठीक, तो 45 की दो घटनाएं आपके पास हैं अब, और दोनों ही बैक टू बैक हैं, इसलिए दोनों का रिलेशन भी आपस में है। अब एक घटना और घटी इस समय, जिसका संबंध देखो, 43, 44, 45, इन तीनों घटनाओं में, तीनों सालों में एक घटना कॉमन है, और वो क्या है? आईएनए। 43 में बनता है, 44 में वो भारत पर कब्जा करते हैं, और आप जानते हैं कि अगस्त आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है ना। हमें पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम कब फेंका गया? 6 और 9 तारीख को, शायद अगस्त में, है ना। तो हिरोशिमा नागासाकी पे बम का मतलब विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो जो सैनिक यहाँ लड़ रहे थे वो गिरफ्तार हो गए। कौन से सैनिक? आईएनए के सैनिक, भारतीय सैनिक। गिरफ्तार करके सबको लाल किले में लाया गया। तो 45 की तीसरी घटना का संबंध किससे होगा? लाल किले के मुकदमे से होगा। लेकिन अगर जिनको प्रॉब्लम है कि कब हुआ, तो ये नवंबर ध्यान रखें, नवंबर 1945 की घटना है। तो सीक्वेंस समझ में आ गया आईएनए का। आईएनए की स्टोरी अब कंप्लीट होगी जाकर, क्योंकि कुछ सैनिक अभी भी अंग्रेजों की गिरफ्त में लाल किले में बंद कर दिए गए, और उन पर चूंकि मुकदमा चलना ही था, क्योंकि सेना थी और सेना ने धोखा दिया था। ठीक, तो इन सैनिकों पर मुकदमा, इसलिए इसको लाल किले का मुकदमा भी कहते हैं, क्योंकि लाल किले में ये सारी घटनाएं घटी हैं। इन सैनिकों में कौन कौन है? 3 नाम बहुत महत्वपूर्ण थे, कैप्टन ढिल्लो, कैप्टन शहनवाज,
ढिल्लो और शहनवाज, इनको जरूर लिखिए, ये काम की चीजें हैं। इन पर मुकदमा चला, लेकिन मुकदमे में इनको बचाव के लिए कई लोग मिल गए। ठीक है, एक नाम और आएगा, कैप्टन ढिल्लो, शहनवाज, एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, याद आते ही मैं लिखाता हूँ आपको कौन है तीसरा नाम, है ना। इन लोगों पर मुकदमा चला, तो इनको बचाने के लिए भारतीय वकीलों ने एक टीम बनाई। उस टीम को लीड किया भूला भाई देसाई ने। उस समय के भारत के बहुत बड़े वकील हैं भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई। इसमें और कौन कौन शामिल है? जवाहरलाल नेहरू शामिल हैं, अरुणा आसफ अली शामिल हैं, और संभवतः कैलाश नाथ काटजू भी हैं, के कैलाश नाथ काटजू। एक नाम और था, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। इन लोगों ने एक बचाव समिति बनाई, सेविंग कमेटी या डिफेंड कमेटी, और मुकदमा लड़ा, लाल किले का मुकदमा। इस मुकदमे में यद्यपि ये लोग हार गए, यानी सैनिकों को सजाएं हुई, सजा सुनाई गई, लेकिन सजा होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, उसके लिए थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो इस तरह से 45 की अगली घटना, महत्वपूर्ण घटना, लाल किले का मुकदमा, शहनवाज, ढिल्लो और एक नाम और लिखेंगे, प्रेम सहगल। प्रेम सहगल, इन पर मुकदमा चलता है, लेकिन सजा हो नहीं पाएगी, सुनाई जरूर जाएगी। क्यों नहीं होगी, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करें। ठीक, तो 45 में बैक टू बैक दो घटनाएं घटी, फिर साल के अंत में आते आते नवंबर में तीसरी घटना घटी, और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना संभवतः भारत में 45 में दिसंबर में तीसरी घटना लिखेंगे, चौथी घटना लिख लीजिए। दिसंबर में भारत में आम चुनाव हुए। भारत में जनरल इलेक्शन, चूंकि बेबल प्लान हो चुका था, विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, 35 के चुनाव 37 में हुए थे, उसके बाद कुछ हो नहीं पाया, तो उन चुनावों को फिर से कराने की तैयारी कर ली गई। आई बात समझ में? तो इस तरह से इन घटनाओं को जोड़कर आप देखेंगे तो एक सीक्वेंस बनता है, और वो प्रश्न के अनुसार पूछ लिया जाता है। सपोज करिए यहीं से ले लें, राजगोपालाचारी नंबर 1 पर आएगा, बेबल प्लान नंबर 2 पर आएगा, नंबर 3 पर शिमला सम्मेलन आएगा, और नंबर 4 पर लाल किले का मुकदमा आएगा। कई बार हो सकता है कि ये ना दे, तो अब नंबर 4 पर क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा ये, दो होगा ये, तीन होगा ये, और चौथा हो जाएगा भारत में आम चुनाव। सीक्वेंस के लिए मैंने आपको आज इसलिए चार्ट अलग से तैयार कराया है, बहुत जरूरी है, कहीं से कोई भी पूछ सकता है, आप सरप्राइज नहीं होंगे, होना नहीं चाहिए आपको। हो सकता है कि वो ये गायब कर दे शिमला सम्मेलन, सीधा पूछ ले, एक, दो, तीन और चार को क्रम में लगा दीजिए। तो आपको दिमाग में बिठा के रखना है, 45 की एज डिटरमाइनिंग एज है, 45 से पहले और 45 के बाद। तो 45 में कुल मिलाकर आपने कितनी घटनाएं देखी? अभी 4 घटनाएं देखी हैं। ठीक, 44 में कितनी देख रहे हैं आप? 2 घटनाएं देख रहे हैं। 43 में मैंने आपको एक ही बताई अभी तक। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, है ना, सीक्वेंस वाइज बहुत 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 जरूरी है। अंदर प्रश्न तो बनते ही हैं। ठीक है, तो भारत में आम चुनाव, जनरल इलेक्शंस इन इंडिया
कंडक्ट किए जा रहे हैं दिसंबर में। और इस समय भारत सचिव नियुक्त किए गए हैं पैथिक लॉरेंस। पैथिक, PATHIC, पैथिक लॉरेंस को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, अब ये चुनाव किस दृष्टिकोण से हो रहा है, ध्यान रखना। अब कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड होगी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगी क्योंकि कई सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। इंग्लैंड से भी कुछ हो रहा है, भारत में भी कुछ कुछ हो ही रहा है हमेशा। गांधी भी कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो दिसंबर के चुनाव से पहले भारत में चुनाव हो चुके हैं। इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल हार चुके हैं। क्लीमेंट एटली भारत और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। और क्लीमेंट एटली, जैसा मैंने कहा पहले ही कह चुके थे कि हम सत्ता में आते हैं तो भारत को आजादी दे देंगे। क्लीमेंट एटली की पार्टी मैंने आपको कल भी लिखाई थी, लेबर पार्टी, जो मेजोरिटी से जीती। तो जाहिर सी बात है कि अपनी कमिटमेंट पूरी करनी थी उन्हें, और कमिटमेंट पूरी करनी थी तो शुरुआत भी वैसे ही की। तो शुरुआत के लिए सबसे पहला काम उन्होंने दिखाया कि हम कितने कंसर्न हैं। ठीक है, तो अगर प्रश्न बने तो तैयार रखिएगा। एटली ने जब कहा कि चुनाव में कि हम भारत को आजादी देंगे, तो आजादी की दिशा में पहला बड़ा काम क्या था? भारत में आम चुनाव कराना, और वो हुए भी। इन आम चुनावों में कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त जीत मिली। ठीक है, लीग फिर से मुंह की खाती है, क्योंकि उन्हें हमेशा की तरह उम्मीद थी कि हम भारत में मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। और हमेशा की तरह कांग्रेस ने उनको सबक सिखा दिया कि तुम अकेले भारत में रिप्रेजेंटेटिव मुसलमानों के नहीं हो, हमारे पास भी मुस्लिम्स हैं, राष्ट्रवादी मुस्लिम्स हैं। याद रखिएगा कहानी। तो जाहिर सी बात है, चुनाव होंगे तो सरकार भी बनेगी। तो जब चुनाव होते हैं तो सरकार बनती है ना, तो अगली घटना क्या घटनी चाहिए? अगली घटना चाहिए 46 में क्या घटेगी? भारत में अंतरिम सरकार का गठन होगा। जब दिसंबर में चुनाव हो रहे हैं तो 46, चूंकि दिसंबर में चुनाव हुए हैं, तो पहली घटना कौन सी होनी चाहिए? अंतरिम सरकार बननी चाहिए। लोकतंत्र में ये होता है, चुनाव के बाद सरकारें बनती हैं। दिसंबर में चुनाव है तो 46 में अंतरिम सरकार का गठन होना है। ठीक, लेकिन ये सब होते होते सितंबर आ जाएगा, सितंबर 1946 कटेगा। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई। इतने लेट क्यों हुए? तो उसका कारण देखिए कि इतना लेट आप क्यों हो रहे हैं। इतने लेट होने के लिए मैं आपको अब वो स्टोरी सुनाता हूं जो आपको रटनी भी है और समझनी भी। अभी हम उम्मीद क्या कर रहे थे कि दिसंबर में चुनाव तो जनवरी फरवरी में सरकार, यही तो होता है, नहीं? लेकिन जैसा मैंने कहा, ये तो बहुत बाद में हुआ, सितंबर में। तो कुछ ऐसा हुआ होगा जो मुश्किल पैदा करने वाला है। तो सितंबर में, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। सितंबर में सरकार एंटरिम गवर्नमेंट बनेगी। उससे पहले क्या क्या हुआ आपको देखना जरूरी। जैसे ही चुनाव में लीग हारी, लीग के हाथ पैर फूल जाएंगे। हाथ पैर फूलने का मतलब है उनको तुरंत ही मैसेज मिलेगा कि भारत या पाकिस्तान अब हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार में ज्यादा से ज्यादा लोग किसके आएंगे? कांग्रेस के आएंगे, और वो हमारी प्रपोजल को स्वीकार ही क्यों होने देंगे? जाहिर सी बात है, लीग का ये डर गलत नहीं था, क्योंकि सब लोग यही चाह रहे थे कि किसी तरीके से चीजें डिले हों तो बाद में मैनेज कर लिया जाएगा। लीग के पास ऑप्शन शायद थे नहीं कुछ और। तो लीग किसकी तैयारी कर रही है अब? डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी कर रही है।
लीग किसकी तैयारी कर रही है? डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी कर रही है। अब मैं इसको नए पेज पे ले चलता हूं आपको, तो नए पेज पे आप जोड़ के देख लीजिए इसको, ठीक है। नए पेज पे जब चलते हैं तो यहां से सितंबर लिखेंगे। सितंबर में सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार। उससे पहले जैसा मैंने कहा, लीग ने DAD डायरेक्ट एक्शन डे, हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस। ये घटना भी अगस्त 46 की है, यानी तो जनवरी से जुलाई तक क्या हुआ, कुछ और भी हुआ होगा, इसका मतलब इतना लेट हुआ है लीग को। लीग ने और एक वेट किया कि शायद वहां कुछ हो जाए, और वो क्या था? भारत में संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा के चुनाव, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का इलेक्शन हुआ, जुलाई में हुआ। ठीक, देखो सीक्वेंस बनना चाहिए। दिसंबर 45 में लीग के पास क्या नहीं है? आम चुनाव में ज्यादा सीटें नहीं हैं। आम चुनाव में लीग बहुत ज्यादा सीटें नहीं ले पाई, तो उनकी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ फटाफट कर लिया जाए, लेकिन वेट करेंगे किस चीज का? संविधान सभा के चुनावों का, शायद इसमें कुछ बात बन जाए, ठीक है। लेकिन संविधान सभा के चुनाव में भी आप जानते हैं लीग को केवल 73 सीटें मिली। 389 में से केवल कितनी सीटें हैं? यानी यहां भी लीग हार गई। तो लीग बौखलाई हुई है, अच्छे से बौखलाई हुई है। क्या करें और क्या ना करें? ठीक, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक क्या हुआ? यहां हारने के बाद लीग सोच नहीं कर रहे हैं क्या क्या करें, वो तो नहीं कर पाए। लेकिन भारत की रॉयल नेवी ने एक काम कर दिया साल की शुरुआती दिनों में ही। तो शाही नौसेना का विद्रोह 1946 की फरवरी में शुरुआत हो जाती, सर्दियों में, सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां शुरू हो रही हैं। तो 18 फरवरी को रॉयल नेवी ने रिवोल्ट किया। रॉयल नेवी यानी ब्रिटिश आर्मी जिसमें भारतीय सैनिक हैं। ये रिवोल्ट कहां कहां हुए? बंबई में और कराची में। बंबई में शुरुआत हुई, कराची तक पहुंचा, क्योंकि ये दो ही पोर्ट हैं पश्चिम भारत में। पूर्व भारत में कुछ नहीं हुआ, पश्चिम भारत में ये काम खराब हुआ। इन सैनिकों ने किस कारण से विद्रोह किया? भेदभाव के चलते। भेदभाव, असमानताकारी व्यवहार, शोषणकारी व्यवहार। और क्या ये नया था? नहीं, ये तो बहुत सालों से हो रहा था। लेकिन इन लोगों को मोटिवेशन कहां से मिली फिर विद्रोह करने की? इन्हें मोटिवेशन मिली, आपको याद होगा, दिसंबर से पहले घटना भी मैंने आपको कुछ देर पहले लिखाई थी, लाल किले के मुकदमे से। लाल किले के रेड फोर्ट केस, रेड फोर्ट केस, कि ये भी तो भारतीय सैनिक थे, इन्होंने भी भारत की आजादी में अपना योगदान दिया। हमें धिक्कार है कि हम अपने देश की आजादी के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब करेंगे। ठीक, रेड फोर्ट केस में सबको सजा होने ही वाली है, सुना दी गई है, लेकिन तब तक फरवरी में क्या होगा? शाही सेना का विद्रोह हो जाएगा। और विद्रोह इतना तीव्र था कि सरकार की नींव हिल जाती है। मैं नींव इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन बनता है, अंग्रेजों को भारत में अंतिम संकेत कौन सा मिला था जिसके बाद उन्होंने मान लिया कि अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं?
अभी तक तो वो मान रहे थे कि हम कुछ समय के मेहमान हैं, फिर उन्होंने माना कि हम कुछ ही सालों के मेहमान हैं, अब कह रहे हैं वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। आजादी के पास जाते जा रहे हैं हम लोग। इसलिए मैंने क्लास में शुरुआत में कहा कि विश्व युद्ध की समाप्ति या सुभाष का भारत पर आक्रमण हमें आजादी की ओर ले जा रहा है। ठीक। और उसमें सबसे अंतिम रिमार्केबल स्टेप उठाया रॉयल नेवी के सैनिकों ने विद्रोह करते हुए। क्योंकि आप भारत में अभी तक अंग्रेजों के खिलाफ सब विद्रोह कर चुके थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो विद्रोह नहीं। 57 से जो चीज शुरू हुई थी वो हर साल कुछ ना कुछ होता रहा, लेकिन ये नेवी कभी भी कुछ नहीं बोली। इसलिए भारत में अंग्रेज टिके भी रहे। लेकिन अभी लास्ट मैसेज था कि अब आपको जाना ही होगा। एनीवे, चूंकि भारत आजादी की तरफ बढ़ ही रहा था, तो जिन्ना ने कराची में और सरदार पटेल ने बॉम्बे में इन सैनिकों को समझाया कि आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, हम मैनेज करेंगे। हम चूंकि अब आजादी मिल ही रही है, अंग्रेज भारत से जाने ही वाले हैं, तो आप किस बात का विद्रोह कर रहे हैं? ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली है, जल्दी ही आपके साथ न्याय होगा। इन लोगों के दबाव के चलते इसमें लिखा था, साफ साफ नारों पे लिखा था, जहाजों पर नारा लिख दिया गया, इंकलाब जिंदाबाद नारा लिखा था, और कहा था कि लाल किले के सैनिकों को छोड़ दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया था कि आजादी देनी ही देनी है, तो ऐसा कोई पंगा मत करो अभी हाल फिलहाल जिससे कि समस्याएं खड़ी हों। इसलिए वायसराय ने उन सैनिकों को क्या दे दिया? अभयदान, सजा माफ कर दी। किनको? आईएनए के सैनिकों को। ठीक है, घटनाओं का सीक्वेंस लगाते चलिए। शुरुआत किससे हुई? विद्रोह से हो रही है ना? तो उधर सरकार क्या कह रही थी कि हम भारत को आजादी देंगे, देना ही था। चुनाव करा दिए साहब, सरकार बननी है, और ये भी कहा था बेबेल प्लान में कि हम संविधान सभा देंगे युद्ध के बाद। ये तो अंग्रेज बहुत पहले से कहते चले आ रहे थे। तो संविधान सभा कैसे दी जाएगी, इस बात को डिसाइड करने के लिए कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंच गया। अगले महीने कैबिनेट मिशन भारत में था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन को कैबिनेट शब्द इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सभी मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट के थे। एटली सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री भारत पहुंचे। जाहिर सी बात है, उस समय अधिकारी सबसे बड़ा भारत सचिव होगा, मंत्री थे वो, तो भारत मंत्री भी बोलते थे उसको। कौन है? पैथिक लॉरेंस है, तो वो भी होंगे इस समय। पैथिक लॉरेंस इसमें थे। एक आदमी भारत में पहले भी आ चुका था इस समस्याओं पर बातचीत करने के लिए, स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स आए थे, इसमें फिर से बैठा दिया गया उनको कि आप भी जाइए, आपको ज्यादा जानकारी है पहले से चीजों की। और ए बी अलेक्जेंडर भी आए, ए बी अलेक्जेंडर साहब भी आए। वो क्यों है? क्योंकि उनको क्या कहते हैं, ये रिवोल्ट देखना था। तो वो रॉयल नेवी के हेड हैं, ब्रिटिश रॉयल नेवी के, तो उनको देखा कि भैया आप भी जाइए साथ में, आप भी मैनेज करिए चीजों को। वो आए, सुभाष और पटेल से मिले, रिवोल्ट को दबा दिया गया या बंद कर दिया गया, और भारत की आजादी की दिशा में अगले स्टेप की बात की जाने लगी। क्या था वो स्टेप? कि अब आप अपनी संविधान सभा बनाइए। तो ध्यान रखना, भारतीयों ने अंग्रेजों के द्वारा फोर्थ टाइम संविधान सभा का प्रपोजल दिया, और हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया हमने? एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया। जबकि आपने कल से देखा 3 बार वो दे चुके हैं, अगस्त प्रपोजल में, क्रिप्स में, और बेबेल प्लान में। लेकिन हमने संविधान सभा के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तक आजादी की बात ही नहीं कर रहे थे अंग्रेज। अब यहां क्या कह चुके हैं कि आजादी दे रहे हैं आपको, लेकिन उससे पहले संविधान तो बना लीजिए अपना। और संविधान कौन बनाता है? संविधान भारत के लोग बनाएंगे। तो भारत के लोगों को क्या कह दिया गया? संविधान सभा कह दिया गया।
ठीक, 100% तय हो चुका था कि भारत अब आजाद हो रहा है। अब आप देखिए लीग की कार्यवाही का कारण क्या है। अंतरिम सरकार चुनाव में हार गए, उनके पास मौका था कि संविधान सभा में चुनाव लड़ें और बताएं कि हम भारत के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो संविधान सभा के चुनाव मैंने आपको लिखा है जुलाई 46 में हुए, ठीक, यहाँ भी फेल कर गए। क्या मैसेज जाएगा कि यार अब तो कोई सुनेगा ही नहीं हमारी, ये तो पहले से नहीं सुन रहे थे, अब कहां सुनेंगे, हमारे पास तो बहुत कम सीटें हैं। उनको डर ये था कि अंतरिम सरकार अगर बनती है तो हमारे लोग तो उसमें होंगे ही नहीं, और हमारे लोग नहीं होंगे तो फिर हमारी सुनेगा कौन। अब कोई और ऑप्शन नहीं है हिंसा के अलावा। याद रखना, अभी तक सरकार बनी नहीं है और लीग ने कह दिया है कि हम सरकार में शामिल नहीं होने वाले, क्योंकि उन्हें पता था कि सरकार में शामिल अगर हो भी गए तो डोमिनेट कौन करेगा, कांग्रेस करनी थी। जिन्ना को सब समझ में आ रहा था, उन्होंने कहा कि अब तो बस एक ही ऑप्शन है और वो हिंसा करिए। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या सीधी कार्यवाही दिवस का मतलब सीधा सीधा ये था कि जहां जहां लीग की सरकारें हैं या मुस्लिम डोमिनेंट था, वहां दंगे शुरू हो गए सरकार पर दबाव बनाने के लिए। और दंगों की भयावहता बहुत थी, लाखों लोग मारे जा रहे थे। अगर आप उस दौर का साहित्य पढ़ें जो बाद में कई लोगों ने लिखा है, उपन्यासों के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, एक बहुत अच्छा नाटक भी आया था जिसमें ओमपुरी साहब ने एक्टिंग की थी, तपस। देखिए, भारत विभाजन की शुरुआत हो चुकी थी। कहा जाता था कि लाहौर ट्रेन जो जाती थी दिल्ली से, ठीक, यहां से लोग जिंदा जाते थे तो वहां से लाशें भरकर आती थी, इतने लोग मारे जा रहे थे। तो कहां कहां दंगे हुए, मैंने जैसा कहा लीग जहां सरकार बना रही, और याद रखिए लीग ने सरकार जो बनाई थी 1937 के चुनावों में, मैंने कल भी हिंट किया था, वो सरकार कांग्रेस सरकार 8 जगह इस्तीफा दे देगी, लेकिन बाकी 3 जगह लीग सरकार चलाती रहेगी। और कहां कहां चला रही थी वो, बंगाल में और पंजाब में और सिंध में। जाहिर सी बात है लीग सरकार में थी तो लोग भी सरकार के लीग में ही होंगे, राज्य सरकार चल रही थी वहां पे। और दंगों की भयावहता भी ज्यादा थी क्योंकि यहाँ हिंदू माइनॉरिटी है और मुस्लिम्स मेजोरिटी में थे। सबसे बुरी स्थिति थी बंगाल की, यहाँ ज्यादा हिंसा हो रही थी। अब जैसे ही वहां से खबरें भारत पहुंची तो जहां जहां मुस्लिम माइनॉरिटी तो हिंदू मेजोरिटी में थे, वहां दंगे शुरू हो गए। कहां पर, गढ़मुक्तेश्वर सबसे ज्यादा दंगा मेरठ के आसपास, मेरठ केंद्र है एक तरीके से क्योंकि दिल्ली राजधानी है, अलीगढ़ वाला है, पूर्वी जो पश्चिमी यूपी है, अलीगढ़ से लेकर ये पूरा हिस्सा मुरादाबाद तक का प्रभावित रहा और यहाँ अब मुस्लिम मारे जाने लगे। और भी कई जगह दंगे हुए और वहां पर समस्याएं बहुत बड़ी हुई, ठीक है। अब लीग अपने उद्देश्य में सफल रही दबाव बनाने में। पटेल गृह मंत्री हैं, ठीक, कैसे गृह मंत्री पता लगेगा तो आपको, अच्छा लीग का क्वेश्चन बनेगा, अगर दिवस है यानी डे है तो कोई ना कोई डे जरूर होगा। क्योंकि कांग्रेस क्या मनाती है, आजादी की बात कर रही है, इन्होंने 16 अगस्त का दिन चुना डायरेक्ट एक्शन डे के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा मैंने कहा कि अब क्या हो चुका है इसी बीच में, अंतरिम सरकार भी देखिए अगस्त में बनी है, दंगे शुरू हो चुके हैं, सरकार का गठन हुआ एंटरिम गवर्नमेंट का।
नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने, सरकार के प्रधानमंत्री, लेकिन पद था उनके पास उपाध्यक्ष का। तो अध्यक्ष कौन बना? वायसराय था। सरकार का हेड तो राष्ट्रपति होता है ना, तो वायसराय रहा होगा, वो इसको उपाध्यक्ष थे। गृह मंत्री का प्रभार किसको मिला? पटेल को मिला। सारी जवाब, सारे प्रयास कर लिए, लेकिन बात बन नहीं रही थी, बहुत मुश्किल हो रही थी, दंगे की सीमा बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में मुश्किल होना शुरू हो गई। मुश्किल चली रही है तो सरकार का गठन भी हो गया। तो आप लिख लेंगे कौन सा पद किसको मिला, ये क्वेश्चन बनता है बार बार। तो शुरुआती दौर में अंतरिम सरकार में लीग शामिल नहीं हुई थी, याद रखिएगा, क्योंकि उसे डर था कि हमारी कोई सुनेगा नहीं। तो फर्स्ट फेज इंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेट। इस सरकार में 12 लोग थे, 12 मेंबर हैं। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य, फूड डिपार्टमेंट। अरुण आसफ अली को रेलवे, अरुण आसफ अली को रेलवे। राजगोपालाचारी साहब को शिक्षा दे दिया गया। ठीक है। इसलिए कि सरकार एक्शन ले और दंगों को रोके, लेकिन दंगे रुक नहीं रहे थे। दबाव सब पर था, और दबाव छोटा मोटा नहीं, भयंकर दबाव था। इस दबाव में अब और कदम उठाए जाने लगेंगे। क्या कदम उठाया जाएगा? सबसे पहले लीग को मनाया जाएगा कि क्या चाहते हो, जो चाहते हो सरकार में आकर अपनी बात रखो, बात बन जाएगी आपकी। लेकिन लीग मना करती रही, नहीं, शामिल नहीं होना, क्योंकि हमारी कोई सुनेगा नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि वहां पर हमारी कोई नहीं सुनेगा। अभी नहीं सुन रहे हो तो फिर कैसे सुनोगे? इसी बीच में 47 शुरू हो गया, और 47 में दो घटनाएं बैक टू बैक होंगी। एटली ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, इसीलिए कि जल्दी से जल्दी मामला सेटल हो। लोगों की हत्याएं हो गई, लाखों लोग मर रहे हैं, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम भारत को जल्द से जल्द आजादी देने जा रहे हैं। हम जल्दी ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लाने वाले हैं, और इस बिल में, और इस सब को मैनेज करने के लिए भारत की स्थितियां अच्छी नहीं हैं। हम सबसे विश्वास पात्र आदमी, नेहरू के परम मित्र लॉर्ड माउंट बैटन को भारत भेज रहे हैं। तो भारत के नए वायसराय कौन आ गए हैं? माउंट बैटन साहब। जून में पहुंचे, फरवरी में घोषणा हुई, और आते आते उनको जून हो गया। जब वो भारत पहुंचे तो देखा कि दंगे पीक पर हैं। पटेल से मिलकर बातचीत की, लेकिन पटेल भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई मेरा, या तो आप मुझे अधिकार दीजिए, पूरे सेना का प्रयोग करने दीजिए, क्योंकि पुलिस किसके हाथ में होती है? राज्य के हाथ में होती है। माउंट बैटन ने कहा कि नहीं, सेना का प्रयोग नहीं होगा इसमें। बोला फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। गांधी पे हमला हुआ, बिरला हाउस, जब वो बिरला हाउस दिल्ली में थे, लेकिन बाल बाल बचे गांधी। माउंटबेटन के पास एक ही उपाय था। किससे बोले? गांधी जी से। गांधी से बोला भी कि आप जाइए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तो गांधी कहां पहुंचे? बंगाल के नोआखली, जो सबसे बैडली प्रभावित इलाका था दंगों से, बंगाल का नोआखली। और जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जहां पहुंच जाए वहां पीस तो आनी ही आनी थी। गांधी 10 दिन के अंदर सब कुछ सेटल कर देते हैं वहां पर जाकर। माउंटबेटन को तो भरोसा था, लेकिन
उतना नहीं कि गांधी शायद कुछ कर पाए, लेकिन गांधी ने जब सब सेटल कर दिया तो आश्चर्यजनक बात थी। गांधी के लिए सामान्य तब तो नहीं था, लेकिन हाँ, गांधी के लिए मुश्किल भी नहीं थी कुछ भी। तो गांधी ने जब जो काम इतनी सारी पुलिस और सब नहीं कर पा रहे हैं, गांधी ने वो काम कर दिया, तो माउंटबेटन ने उनको एक टाइटल और दे दिया, वन मैन बाउंड्री फोर्स। यानी जो काम पूरी सेना फोर्स नहीं कर पाई, वो काम एक आदमी ने कर दिया, तो वन मैन फोर्स है गांधी। लेकिन बाकी इससे तो दंगे से प्रभावित थे, गांधी कहां कहां जाते। किसी तरीके से माउंटबेटन ली को समझाने में सफल रहे कि सरकार में आ जाइए। तो अंतरिम सरकार में ली को 3 पद मिले। ली क्या मांगेगी बताओ? प्रधानमंत्री का पद मिलेगा नहीं। फिर मांगा गृह मंत्री का, पटेल ने कहा भूल जाओ, नहीं मिले। तो ली को मिला वित्त मंत्री का पद, और वित्त मंत्री का पद कौन लेकर आया? लियाकत साहब लेकर आए, मिल गया। एक हिंदू व्यक्ति भी शामिल होता है इसमें, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जोगेंद्र मंडल। ये प्रश्न पूछा भी गया है आपसे। जिनको विधि डिपार्टमेंट मिला, लॉ, तो वही बहुत है, 2 पद आपके काम के हैं। और लीग हरकत से बाज नहीं आई यहां पर, क्योंकि वित्त मंत्री आप हैं साहब, तो कोई भी खर्चे की फाइल आपके पास जाएगी, सबसे पहले आप उसे होल्ड कर देंगे। सरकार के कामकाज में बाधा पड़ने लगी, दंगे और बढ़े। अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। माउंटबेटन लंदन गए, एटली साहब से मिले, प्रधानमंत्री से, और एटली ने कहा कि भैया जल्द से जल्द बंटवारा कर दो, ये जिन्ना मानेगा नहीं। इसी बीच में गांधी ने जिन्ना को कहा कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर ही बनना है तो। क्या ना, पीएम नहीं बनना, पाकिस्तान चाहिए। तो गांधी ने कहा बंटवारा तो मेरी लाश पर होगा, फिर बंटवारा तो नहीं होने दूंगा देश। माउंटबेटन साहब लौटे जुलाई में, ठीक। आते ही उन्होंने माउंटबेटन प्लान दे दिया। 1 मिनट रुकिएगा, जून लिखिएगा इसे। माउंटबेटन प्लान जून 47 का है। जून 47 में उन्होंने क्या दिया? माउंटबेटन प्लान। और इसको हम चिढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं मन बाटन प्लान। मन बाटन का मतलब, क्वेश्चन बनेगा देश का बंटवारा किस प्लान से हुआ, तो आपको जवाब देना होगा मन बाटन, यानी माउंटबेटन प्लान से हुआ। तो मन बाटन साउंड करता है ना, माउंटबेटन। तो भारत का बंटवारा, पाकिस्तान का जन्म इस प्लान की देन है, जो जून 47 में आया। तो आपको 47 की 2 घटनाएं याद रखनी है। एटली की घोषणा आजादी की तरफ, अब आजादी बंटवारे के साथ मिलेगी, ये माउंटबेटन बताएंगे आपको। पूरे देश में तो हाहाकार शुरू हो गई, हाय बंटवारा, हाय बंटवारा। गांधी ने वो डायलॉग भी मार दिया जो मैंने आपको बोला अभी। क्या करें, कोई तैयारी नहीं। लेकिन 2 लोगों को ये बात अच्छे से पता थी कि ऑप्शन है नहीं। एक तो माउंटबेटन को खुद पता है कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उन्होंने सबसे पहले सरदार पटेल को तैयार किया, क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी किसके पास थी? इंटेलिजेंस पटेल के पास ही होगी। किसी तरीके से पटेल को तैयार किया, पटेल ने नेहरू को तैयार किया, और इन दोनों ने मिलकर गांधी को तैयार किया, जो बड़ा मुश्किल काम था। अब कांग्रेस के 3 बड़े महान नेता तैयार हैं, तो फिर बाकी लोग तो जाहिर सी बात है धीमे 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 तैयार हो ही जाएंगे, और सबको दंगों की आज खबर थी। तो अंततः कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, विशेष मीटिंग, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। तो काफी हो हल्ला हुआ कि ऐसा कैसे, और ये हो जाएगा, वो कर देंगे। गफ्फार खान साहब रोने लगे कि क्या आपने इसी दिन के लिए हमें साथ रखा था। लेकिन सबको पता था कि इस सब से कुछ होना नहीं, अंत में निर्णय तो एक ही आना है कि बंटवारा। तो सभी ने भारी मन से बंटवारा
स्वीकार किया। तो यहाँ प्रश्न बनता है, उत्तराखंड से संबंधित है, कि उस बंटवारे का प्रपोजल किसने रखा? गोविंद पंत ने रखा। चूंकि कोई भी काम मन से नहीं कर रहा था, इसलिए किसी को क्रेडिट नहीं मिलता है इसमें, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको तैयार रखने पड़ेंगे। गोविंद वल्लभ पंत जी ने देश के बंटवारे का प्लान रखा, सभी लोगों ने भारी मत से अनुमति दी। फिर भी कुछ लोग अनुमति नहीं देते, तो प्रश्न बन जाता है कि किन लोगों ने इस प्लान को नहीं दी है। तो उन लोगों को आप देखेंगे, लिखेंगे नाम उनका। डॉक्टर किचलू याद होंगे आपको, पुरुषोत्तम दास टंडन, किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन, चौथराम मोटवानी, चौथराम मोटवानी, ये सब नाम थे। और भी कई नाम है। पुरुषोत्तम दास टंडन जी को टाइटल मिला था एक, कौन सा? राजऋषि का, इसलिए राजर्षि कहा जाता था उनको। तो छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है इससे। और इस तरीके से भारत की बंटवारे का प्लान तैयार हुआ। जब कंसेंट मिल गई तो इंग्लैंड भेज दी गई। इंग्लैंड की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 47 को भारत की आजादी का अधिनियम, याद रखना है 18 जुलाई, एक एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं जानबूझ के आज अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ईयर वाइज। जुलाई 47 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 तारीख में एक्सेप्ट कर लिया भारत की आजादी का अधिनियम। जो 4 जुलाई को पेश किया गया था और 18 जुलाई को पारित हो गया, मात्र 14 दिन में। और तब तक रिकॉर्ड ये था, काफी लंबे समय तक रहा, शायद आज भी होगा, कि इतने कम समय में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अभी तक कोई बिल पास नहीं किया। मात्र 14 दिन में ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है कि उसने इतने कम समय में कोई बिल पास नहीं किया। यानी सब तैयार थे, सबको पता था कि बंटवारा होगा, तो ज्यादा बहस गुंजाइश की चांसेस थे ही नहीं, बंटवारा हो गया और भारत की आज़ादी, पाकिस्तान को 14 तारीख को आज़ादी डिक्लेयर की गई और भारत की आज़ादी 15 अगस्त को डिक्लेयर की गई। तो इस तरीके से अब आप देखेंगे बंटवारे के साथ भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं। अंग्रेजों ने बंटवारा इतने गलत तरीके से किया, जो सिद्ध करता है कि जाते हुए भी अंग्रेज भारत को बहुत कमजोर करके जाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस बंटवारे में पाकिस्तान तो दे ही दिया गया, भारत से अलग करके रियासतों को कह दिया गया कि वो चाहे तो भारत में मिले और चाहे पाकिस्तान में मिले या आजाद रहें, ये उनकी मर्जी है। सीधा सीधा मैसेज था। 660 या 63 रियासतें हैं, सबको मौका दे दिया गया कि आप चाहें तो अलग रहें। इसका मतलब भारत के कितने टुकड़े होते अगर सब अलग हो जाते? तो 663। जाहिर सी बात है, बहुत अंग भंग वाला पाकिस्तान भारत मिला था इन सब हम सबको। लेकिन पटेल का धन्यवाद, जिन्होंने फटाफट एक्शन लिया, क्योंकि एक नया विभाग बना, रियासत विभाग। तो उसमें पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि आप मैनेज करेंगे सबको। तो क्वेश्चन बनता है, जो लेटर या ट्रीटी ऑफ एक्सेशन है, विलय पत्र कहते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पटेल लेके जाने लगे सभी रियासतों के पास। क्वेश्चन बनता है, और बहुत रेयर क्वेश्चन है, सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर रियासत ने किए। सबसे पहले हस्ताक्षर बीकानेर रियासत ने किए। किसने कहा कि हम नहीं शामिल होंगे? भोपाल और त्रावणकोर ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में तैयार हो गए। भोपाल और त्रावणकोर, उन्होंने कहा कि हम एक अलग देश बनेंगे। बाकी तीन की कहानी आप जानते हैं। जूनागढ़ गुजरात में, हैदराबाद, निज़ाम, और कश्मीर का कहानी आप सबको पता है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से भारत की आज़ादी के साथ आपका आधुनिक इतिहास समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन
इसके अलावा आपको कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स भी तैयार करने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग के तौर पर आप क्या तैयार करें? मिसलेनियस है चैप्टर्स।